दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल में। पूरी डिटेल में हम आज बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। चलिए पूरी डिटेल में बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु, ठीक है, परमाणु संरचना, ठीक है, संरचना, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहली अगर बात की जाए, सबसे पहली बात कि सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी किसने थी? ठीक है ना। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, जानकारी की बात किया जाए तो सबसे पहले महर्षि एक विद्वान थे, भारतीय विद्वान थे, इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने उन्होंने इसकी जानकारी दी कनाद ऋषि ने। किसने दी थी? कनाद ऋषि ने। कनाद ऋषि ने, है ना, कनाद ऋषि ने दी थी। किसने दी थी? कनाद ऋषि ने दी थी। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अगर बोला जाए और ये कहाँ के थे तो इंडिया के थे। कहाँ थे? इंडियन थे, ठीक है ना, भारतीय थे, ठीक है ना, है ना, भारतीय थे। क्या थे ये? भारतीय थे। कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। पहली चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज़ें बात कर लेते हैं। देख लीजिए दूसरी चीज़ें जो चीज़ें अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके बारे में परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना के पिता किसे कहा जाता है? परमाणु संरचना के पिता किसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये कहा जाता है जॉन डाल्टन को। किनको कहा जाता है? जॉन डाल्टन को, ठीक है ना, जॉन डाल्टन। ये भी नोट करते हुए बिल्कुल चलिएगा कि जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन्होंने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी थी। बहुत ही एक्सप्लेन किया था, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दिया था। इन्होंने ही कहा था, जॉन डाल्टन साहब ने ही कहा था कि परमाणु के और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। इन्होंने क्या कहा था? कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। क्या क्या नहीं जा सकता? तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो इनकी थ्योरी दी गई थी वो गलत हो गई और परमाणु को कई भागों में तोड़ा चला गया। जैसा कि मैंने कल बताया था और लास्ट एक वीडियो मैंने छोटी सी बनाई थी उसमें भी बताया था कि मान लीजिए कि मेरा एक लड़का है। क्या? मेरा एक लड़का है और एक लड़का जब तक रहेगा, है ना, तो सभी लोग उसको इकलौता ही कहेगा। लेकिन मान लीजिए 5 साल बाद दूसरा लड़का अगर हो जाता है ना, दूसरा लड़का होता है लेकिन फिर भी कोई अगर उसे इकलौता कहता है तो क्या है? सबसे बड़ा लोल इंसान है, वो लोल है। ऐसे ही जब तक इन्होंने ये थ्योरी दी थी चला, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होगी, है ना। तो जब बता ही दिया कि भाई जब तक कि उसको कहेगा भाई कि इकलौता, फिर बाद में अगर टूटे, जब तक के जो जब तक के जो जॉन डाल्टन साहब ने
ये जो सर्च किया था तब तक के चला ठीक है, बाद में अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए और फिर उसे उसमें बहुत सारी चीज़ों की खोज की गई और उसे कई भागों में तोड़ा गया, उसे कई भागों में तोड़ा गया। तो इसीलिए जॉन डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को कई भागों में तोड़ा गया। अब कौन कौन से भागों में तोड़ा गया, थोड़ा अभी ये भी देख लीजिए। तीसरी चीज़ें पढ़ना है कि परमाणु को कौन कौन सी भागों में तोड़ा गया, है ना। परमाणु को कौन कौन सी भागों में तोड़ा गया। तो सबसे पहले आपको भी पता है कि जब परमाणु बनाते हैं आप, तो ठीक है ना, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं परमाणु के लिए, है ना। परमाणु, है ना, इसको तोड़ा कैसे कैसे गया। देखिए नाम भी आप लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में, चलो इलेक्ट्रॉन बात कर लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अब हम न्यूट्रॉन बात कर लेते हैं। तीसरे पे प्रोटॉन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, ये तीन चीज़ें। और भी कई सारी चीज़ों में इसे तोड़ा गया, और भी कई सारे चीज़ों में इसे क्या किया गया, तोड़ा गया। लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, ये मुख्य रूप से मेनली तीन चीज़ में जो तोड़ा गया, इसे मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कण। इन्हें क्या कहा जाता है, मूल कण, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। ये अस्थायी रूप से होते हैं, ठीक है ना, जिसे स्थायी कण भी कहते हैं। और अस्थायी में भी और भी कई सारी चीज़ों में इसे तोड़ा गया, जैसे कि पोजिट्रॉन में, ठीक है ना, न्यूट्रिनो में, मेसोन में, पाई मेसोन में और इत्यादि, ये सारी सारी चीज़ें में तोड़ा गया, है ना। कौन कौन सी चीज़ें और अलग से चीज़ें बताई मैंने आपको, पोजिट्रॉन में, ठीक है ना, पोजिट्रॉन, ठीक है ना, मेसोन, ठीक है ना, मेसोन, ठीक है ना, पाई मेसोन, ठीक है ना, पाई मेसोन, हाँ, ईटीसी, ठीक है ना, और भी कई सारी चीज़ों में इसे तोड़ी गई। तो इसे कहा जाता है अस्थायी कण, ठीक है ना। ये जो नीचे जो मैंने बताया तीन आपको, इसको कहा जाता है अस्थायी कण, ठीक है। तो अब आपको और आगे की बात करें, परमाणु के जो नाभिक में क्या क्या चीज़ें होता है। अब हम बात करेंगे परमाणु के नाभिक में क्या होता है ना। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में। अब देखो परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है ना, ये नाभिक है उसका। इसमें बाबू, इसमें इसमें दो चीज़ें होगी, ठीक है ना। प्रोटॉन और प्लस में क्या होगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनके जो बाह्य कक्ष में, ये सारी क्या है, कक्षाएं बना रहे, जितना भी सेल्स बना रहे हैं ना, ये सारे कक्षाएं हैं, ठीक है ना। बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, चक्कर काटता है, ठीक है। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या करता है, चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाँ, घूमता रहता है। इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा एटॉमिक संरचना के बारे में। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मूल कण मैंने आपको बता ही दिया, अस्थाई और अस्थाई बता ही दिया कि मूल कण वो होते हैं जो मुख्य रूप से जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है जो आपका न्यूक्लियस होता है, जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके बाहर कक्ष में वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। उसके बाहर कक्ष में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस में क्या नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। और जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन, है ना। जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है।
न्यूक्लियन कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। देखो ये जो परमाणु दिख रहा है क्या होता है, तो अब आपसे पूछे परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोला सर्कल दिख रहा है ना, बिल्कुल सर्कल आकार का होता है। तो परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, जिसके बाहरी कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। जिसके बाह्य कक्ष में, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। जिसके बाह्य कक्ष में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहते हैं। और जो बीच जो यहाँ न्यूक्लियस जिसको बोला, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक। नाभिक। और ये हमारा सेल्स होता है। पहला जो सेल्स के, फिर एल, फिर एम, और फिर आगे बढ़ेगा तो एन। इसको के एल एम एन में बांटा जाता है। ये हर सेल का देखो, हर सेल के आगे एक सेल होता है, तो हर सेल का अगला सेल क्या होता है? सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल होता है। उप कक्ष, हर कक्ष का अगला कक्ष जो होता है क्या होता है? उप कक्ष होता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और आपको ये भी बता दिया था, मैंने एक वीडियो बताया था, जो न्यूक्लियस को किस चीज़ में मापा जाता है, किस चीज़ में मापा जाता है, तो फर्मी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फर्मी में। कितना इसका उसका मान कितना मीटर होता है? तो जो जो त्रिज्या की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? त्रिज्या की, न्यूक्लियस की त्रिज्या किस में मापा जाता है? फर्मी में मापा जाता है। इसका माप होता है और 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, ठीक है ना। और जो प्रोटॉन होता है उसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। प्रोटॉन को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? परमाणु को, एटम को परमाणु को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, जिसका जो पावर होता है 10 की पावर -10 होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि परमाणु को किस में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। न्यूक्लियस को किस में मापा जाता है? तो फर्मी में मापा जाता है। परमाणु का जो परमाणु की त्रिज्या का मान कितना होता है? तो 10 की पावर -10 होता है। फर्मी का कितना होता है? तो 10 की पावर -15 होता है। ये लगभग 1,00,000 गुना जो न्यूक्लियस होता है, लगभग 1,00,000 गुना परमाणु से छोटा होता है। अब सोचो, 1,00,000 गुना छोटा होता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती है। कोई दिक्कत हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब इसके बारे में मैंने ये परमाणु के बारे में बता दिया। इसके बाद की भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे मॉडल के बारे में बताऊंगा। परमाणु मॉडल के बारे में, किसके बारे में बताऊंगा? सारे मॉडल के बारे में बताऊंगा कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, उसके बाद मैक्सवेल आए, उसका सिद्धांत क्या था, फिर वह बोरबरी का मॉडल सिद्धांत क्या था। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आगे पढ़ते रहिए और लोगों तक शेयर इसको करते रहिए, ठीक है। शेयर करते रहिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जिनको पढ़ना है और अच्छे से सीखना है। एक एक चीज़ ऐसे सीख जाइएगा ना कि बिल्कुल कहते हैं ना, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू।